हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई महामैराथन क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, यदि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो आपके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग MIC पेपर, जिसे माइनर पेपर के नाम से जानते हैं, और IDC पेपर, जिसे हम लोग MDC पेपर के रूप में भी जानते हैं, इससे रिलेटेड हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्नों को हम लोग आज के इस क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो। इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आने वाली क्लास के लिए मैं आपको महामैराथन क्लास 2 प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। यहां से आपके बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों दृष्टिकोण से आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस कहता है समाज शास्त्र का क्या अर्थ है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है और कई सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे जरूर समझिएगा। और देखिए, समाज शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो यह किसका रूप है, तो यह सोशियोलॉजी का क्या है, तो सोशियोलॉजी का हिंदी रूप है। ठीक है, और सोशियोलॉजी का क्या अर्थ होता है हम इसको समझेंगे, फिर हमको समाजशास्त्र का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो सोशियोलॉजी जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो एक मैं बात करूं तो सबसे पहला है आपका सोशियस। क्या है? सोशियस। और इसके बाद दूसरा शब्द जो है लॉगस। ठीक है, ये 2 शब्दों को मिलाकर सोशियोलॉजी बना है। सोशियस शब्द की अगर मैं बात करूं तो यह सोशियस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है कि सोशियस जो है यह किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे लैटिन भाषा का। और लॉगस की अगर मैं बात करूं तो यह आपका ग्रीक भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है, अब इस दोनों के अर्थ को समझते हैं। तो सोशियस की अगर मैं बात करता हूं तो सोशियस का अर्थ क्या होता है, तो समाज होता है। सोशियस का क्या अर्थ होता है? समाज होता है। और लॉगस का क्या अर्थ होता है, तो लॉगस का अर्थ होता है आपका विज्ञान हो जाता है, या फिर कहिए तो शास्त्र हो जाता है। अर्थात कहें तो इसका जो अर्थ हो गया यह क्या हो गया? समाज शास्त्र, जिसे हम लोग सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सोशियोलॉजी का खंडन समझ में आ गया होगा कि सोशियोलॉजी जो है यह किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। तो सोशियोलॉजी को आज हम लोग जो है एक विकसित विज्ञान के रूप में जानते हैं, और इसका इतिहास भी जो है यह काफी पुराना नहीं है, काफी जो है नवीनतम इतिहास के रूप में इसके इतिहास को जाना जाता है। 1838 से 1839 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है अगस्ट कॉम्टे के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का? तो सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगस्ट कॉम्टे जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी के बारे में बताया था। इसीलिए हम लोग अगस्ट कॉम्टे को किसके नाम से जानते हैं, तो यहां से देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सोशियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे सर सोशियोलॉजी का जो जनक है वह अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार जो है क्या किया था, तो सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी बातें समझ में आ गया होगा कि सोशियोलॉजी का इतिहास कब से कब तक जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, सोशियोलॉजी जो है यह किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कुल मिलाकर यही जो है आपका क्या है, तो आपके सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ है, सोशियोलॉजी का अर्थ है। वैसे जो है सोशियोलॉजी के बारे में अनेक विद्वान रहे जिन्होंने इसके बारे में बताया, जैसे कि इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने भी अपना विचार प्रस्तुत किया था सोशियोलॉजी के बारे में। इसके साथ साथ जो है काफी सारे लोग जो है, काफी सारे विद्वान हुए जिन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में बताया। लेकिन सबसे अहम सिद्ध हुआ कौन, तो भाई साहब अगस्ट कॉम्टे। और कॉम्टे के विचारों का जो है कई इतिहासकारों के द्वारा समर्थन किया गया। कई ऐसे विद्वान रहे समाजशास्त्र के जिसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके समर्थन किए गए। इसलिए जो है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्ट कॉम्टे को जानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है समिति और समाज में क्या अंतर है, इसको समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझेंगे हम लोग कि समिति क्या होता है। यहां पर 2 शब्द है, एक है समिति और दूसरा है समाज। ठीक है, कम्युनिटी और इसके बाद क्या कहते हैं, तो आपका सोसाइटी। इस दोनों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है समिति और क्या होता है समाज। तो देखिए, समिति जो होता है यह किसी व्यक्ति का एक समूह होता है। क्या होता है समिति? जैसे आप सभी देखते होंगे गांव घर में क्या होता है, ज्यादातर जो है पूजा पाठ के समय में क्या होती है, तो समिति का निर्माण होता है। तो वहां पर क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। लेकिन समाज जो है यह एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है, जहां पर बहुत सारे संबंध, जैसे कि आप देखते होंगे गांव समाज में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों का संबंध आपको देखने को मिलता है। तो इसी रिश्तेदारों के संबंधों को समाज के रूप में जाना जाता है। और लोगों का, व्यक्तियों का जो एक समूह होता है जिसे हम लोग समिति कहते हैं।
इसका दूसरा अंतर क्या हो जाता है, तो देखिए समिति जो है इसकी जो अवधारणा है यह मूर्त अवधारणा है, लेकिन समाज की जो अवधारणा होती है यह अमूर्त अवधारणा होती है। अगले अंतर के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि समिति जो होता है इसे जानबूझकर क्या किया जाता है, तो बनाया जाता है। जैसे कि समिति किसी भी कार्य विशेष को जो है पूरा करने के लिए निर्मित किए जाते हैं, तो इसे हम लोग जानबूझकर निर्माण करते हैं। लेकिन समाज जो है यह स्वतः विकसित होता है, क्योंकि देखिए जैसे रिश्ते बढ़ते जाएंगे, संबंध बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यही एक समाज का रूप धारण कर लेता है। तो इसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह क्या होता है, स्वयं डेवलप हो जाता है। लेकिन समिति को हम लोग क्या करते हैं, तो समिति को जानबूझकर किसी कार्य के उद्देश्य से क्या करते हैं, किसी कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से इसे निर्मित करते हैं। फिर आपका समिति जो है यह अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी कहने का मतलब कि यह कभी भी टूट सकता है, कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन समाज की जो संकल्पना है यह एक अस्थायी संकल्पना है। समाज जो है जब विकसित हो जाता है तो इसका टूटना नहीं के बराबर है। फिर बात करें तो अगला, समिति का प्रमुख आधार जो होता है यह सहयोग होता है। यानी कि समिति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है यह क्या होता है, किसी भी चीजों में सहयोग करना होता है। लेकिन समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष का तत्व भी विद्यमान होता है। यहां पर आप बहुत सारी चीजों के लिए संघर्ष भी करते हुए लोग नजर आते हैं। इसके बाद समिति जो होता है यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होता है। लेकिन समाज का जो है सामान्य उद्देश्य होता है, समाज का अपना एक उद्देश्य होता है। लेकिन समिति जो है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो या फिर किसी भी दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, उस कार्यों को पूरा करने के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप समिति और समाज में अंतर समझ गए होंगे कि समिति जो है क्या किया जाता है, तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है। समाज जो है यह स्वतः निर्मित होता है, इसे निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से जब भी पेपर में पूछे जाए तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए और इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बात करी जा रही है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और इसलिए आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता रही है। तो भारत की संस्कृति जो है यह किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति ये काफी पहले से आता रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। इसमें डेवलपमेंट होती रही है, कई सारी चीजें जुड़ता रहा है, कई सारी चीजें जो है बिखरता रहा है, लेकिन फिर भी यह अपने आप को अस्थायी रूप से कायम रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति जो है यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय संस्कृति जो है खास तौर पर कहे तो यह प्रतीकों को अपना जो है खास स्थान देती है। प्रतीकों कहने का मतलब किसी भी चिन्हों को, ठीक है। समाज की सामाजिक व्यवस्था वहां की संस्कृति के अनुसार ही क्या होती है, तो डेवलप होती है। कोई भी समाज हो, चाहे वो आपका समाज हो, हमारा समाज हो, किसी भी तरीके से जो है वह हमारे किस पर, तो संस्कृति पर डिपेंड करता है कि हम उस समाज को किस तरीके से व्यवस्थित कर सके। समाज की संस्कृति का विकास वहां की भौगोलिक स्थितियों, सामाजिक स्थितियों और राजनीतिक, इसके साथ साथ आर्थिक स्थितियों के अनुसार होता है। आपके समाज की स्थितियां जो है इन सभी परिस्थितियों से होकर ही गुजरती है। टॉयलर जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे, तो समाजशास्त्री थे, और टॉयलर के द्वारा बताया गया है कि संस्कृति जो है वह एक जटिल समग्रता है। इसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक आधार, कानून और ये सारी की सारी क्षमताएं जो है, इन सभी के सभी चीजों के आदतों का क्या होता है, तो समावेशन होता है, जो मानव समाज का सदस्य होने के नाते क्या किया जाता है, तो प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप भारत की संस्कृति के बारे में समझ गए होंगे और टॉयलर जो कि एक समाजशास्त्री थे उसका क्या विचार रहा है समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आखिर भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या रही है। तो भारतीय संस्कृति में सबसे पहली विशेषता जो कि यह प्राचीनता है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक माना जाता है। इसके बाद भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता भी होती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जो कि किसी न किसी रूप से जो है एक दूसरे से संबंध बनाए रखती है और यह धार्मिकता को क्या करता है, स्पष्ट करता है। जैसे वो आर्थिक स्थिति हो सकता है, सामाजिक स्थिति हो सकता है, राजनीतिक स्थिति हो सकता है, इन सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद उदारता और सहिष्णुता। उदारता और सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आदिकाल से भारत में समय समय पर बहुत सारे धर्म आए, जैसे कि पारसी आए, सिख आए, बहुत सारे धर्म आए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम तो यहां पर रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ ही और भी कई सारे यहां पर धर्म आए और यहां पर आने के बाद जो है उनकी संस्कृतियां, उनकी प्रजातियां की जो भाषाएं थी, ये सभी के सभी जो है भारतीय संस्कृति में एक तरीके से समाहित हो गया। ऐसा लगा ही नहीं कि वह संस्कृति जो है यहां पर विकसित हो रही है, उन्होंने भारतीय संस्कृति का ही रूप ले लिया।
इसके बाद बात करें तो सहिष्णुता या कहे तो सामूहिकता। सामूहिकता की बात करें तो भारतीय संस्कृति में सामूहिक हित पर ज्यादा जोर दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत हित पर। भारत की जो संस्कृति रही है यह काफी तौर पर जो है पूरे समाज को एक साथ जोड़कर रखने का प्रयास करती है, पूरे समाज में एक तरीके से सभी को देखती है। कहीं ना कहीं यह व्यक्तिगत विशेष नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई संस्कृति नहीं होती है। अगर कोई भी संस्कृति डेवलप होता है आपके समाज के अंदर तो वह पूरे समाज के लिए होता है, वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता भारतीय संस्कृति की रही है कि यहां पर देखने को मिलता है विविधता में एकता। विविधता में एकता कहने का मतलब विभिन्न विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, यहां पर विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वाले। आपको तो पता है कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है, यानी कि हमारे भारत में कुल 22 भाषाएं जो है प्रमुख रूप से बोली जाती है। वैसे इससे भी अधिक भाषाएं जो है लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जो है केवल और केवल 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है। तो इतने सारे भाषी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसके साथ सभी का रहन सहन, सभी का खान पान भी अलग है। ये सारी चीजें तो आप जानते ही होंगे। तो इन सभी चीजों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी जो संस्कृति है यह सभी पर जो है एक रूप से कायम रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में से सबसे प्रमुख विशेषता एक है, वह कौन सी है? तो विविधता में एकता है। तो ये सारी विशेषताएं आपकी किसकी है? भारतीय संस्कृति की है। उम्मीद करता हूं आपको भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय की बात करें जिसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं इंग्लिश में। कम्युनिटी शब्द देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कम्युनिटी की बात करें तो एक तो बना है यह कॉम से और एक बना है भाई साहब आपका मुनिश से। कम और मुनिश का क्या अर्थ होता है? तो कम का अर्थ होता है साथ। कम का क्या अर्थ होता है? साथ। और मनीष का अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि एक साथ मिलकर सेवा करना ही क्या कहलाता है? तो आपका कम्युनिटी कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको कम्युनिटी का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जिन्स वर्ग का मत क्या है? तो जिन्स वर्ग एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने समुदाय के बारे में बताया है कि समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों का वह समूह समझना चाहिए जो कि एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है और उस सामान्य जीवन में अनेक निर्माण करने वाले तथा उसके परिणाम स्वरूप अनेक विभिन्न और जटिल संबंध को क्या करते हैं? तो समाविष्ट करते हैं। तो यह किसका मानना था? जिन्स वर्ग का। ठीक है, जिन्स वर्ग कहते हैं कि यह जो है समुदाय होता क्या है? तो समुदाय एक सामाजिक प्राणियों का एक समूह होता है। हम इसे एक सामाजिक प्राणियों का समूह मान सकते हैं जिसके अंतर्गत लोग एक जनरल जीवन जो है सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इसके साथ साथ वह उसमें ही कुछ निर्माण कार्य भी करते हैं, बहुत सारी चीजों को डेवलप करने का प्रयास करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो है वह विभिन्न जटिल संबंधों को इसमें क्या करता है? तो समाविष्ट करने का काम करता है, समाहित करने का काम करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, यानी कि समुदाय कहते हैं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज की क्या विशेषता रही है? भारतीय समाज की विशेषता के बारे में बताइए। तो देखिए भारतीय समाज की विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख विशेषता आपका वर्ण व्यवस्था है। वर्ण जिसका चर्चा आपको काफी समय पहले किया गया था ऋग्वेद में। वेदों की संख्या आपको पता है 4 होता है। इसमें सबसे प्राचीन वेद है आपका वैदिक काल में लिखा गया वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद ही हमें 4 वर्णों के बारे में बताती है। 4 वर्ण कौन कौन सा है? तो आप सभी को पता है क्या है भाई साहब? आपका ब्राह्मण, इसके बाद क्या है? तो क्षत्रिय, इसके बाद क्या है? तो शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण के बारे में कौन बताता है? तो हमारा ऋग्वेद बताता है। अब प्रारंभिक समय में क्या होता था? तो श्रम का विभाजन जो होता था या सत्ता का विभाजन होता था किसके आधार पर? तो वर्ण के आधार पर होता था। और कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम करता था, जैसे सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति यादव है, क्या है? यादव है, तो यादव को क्या कहा जाता है? ग्वाला कहा जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए बढ़ई है, तो बढ़ई जो कि क्या करता था? तो लकड़ी का काम करता था। इसके अतिरिक्त वह कोई भी और काम नहीं करता था। इस तरीके से जो है पहले श्रम का विभाजन होता था, सत्ता का विभाजन होता था वर्ण व्यवस्था के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदलती जा रही है क्योंकि तकनीकें काफी ज्यादा विकसित हो रहा है, लोगों में क्या कहते हैं विकास का कार्य हो रहा है। तो जब ये विकास का कार्य ऐसा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हर चीजें जो है परिस्थितियां बदलती जा रही है। अगला जो है आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति की आयु 100 मानकर, व्यक्ति का जो औसत आयु है यह 100 मानकर आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4 भागों में। पहला क्या है? तो क्या कहते हैं? तो ब्रह्मचर्याश्रम। इसके बाद है आपका गृहस्थ्रम और इसके बाद है आपका गृहस्थ वानप्रस्थ। और इसके बाद जो है ये 3 आश्रम के साथ साथ इसमें एक और आश्रम है, वह है संन्यास आश्रम।
जो कि एक प्रकार का ऐसा आश्रम होता है जिसमें व्यक्ति जीवन इसलिए बिताता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। संन्यास आश्रम में क्या होता है, तो भाई साहब व्यक्ति यह जीवन इसलिए बिताता है संन्यास आश्रम का या फिर सन्यासी के रूप में, ताकि उसके जीवन बिताने का जो तर्क है, इसके साथ साथ उसके जीवन बिताने में जो मोक्ष की प्राप्ति है वो उसे प्राप्त हो सके। और इसके बाद अगला जो सामाजिक व्यवस्था है वह है आपका जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय समाज के अंतर्गत जातियां और उपजातियां काफी सारे जो है पुराने समय से ही पाई जाती है, जिसमें सभी जातियों का सामाजिक स्तर ऊंचा या नीचा पाया जाता है। कुछ जातियों को हम लोग यहाँ पर उच्च जाति मानते हैं, कुछ जातियों को यहाँ पर हम लोग निम्न जाति मानते हैं। तो यह व्यवस्था हमारे समाज में, भारतीय समाज में बहुत पहले से आता रहा है और यह अभी भी कायम है। इसके बाद चौथी विशेषता की बात करें तो वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 माने जाते हैं, जिसमें कौन कौन सा है? सबसे पहला आपका धर्म है, इसके बाद अर्थ है, इसके बाद काम है और इसके बाद मोक्ष है। इन चारों पुरुषार्थों का आपके जीवन में काफी ज्यादा अहम भूमिका होता है, क्योंकि धर्म जिसका हम लोग जन्म से ही कहे तो एक तरीके से पालन करते हैं। अर्थ, हमारे जीवन का क्या अर्थ है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है हम इसको देखते हैं। और इसके बाद जो है हमें अपने जीवन के मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी हम इस पर भी मंथन करते हैं और इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। इन चारों पुरुषार्थों को जो है हिंदू जीवन का एक तरीके से कहा जाए तो सार माना जाता है। और पुरुषार्थ मानव व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है। हर व्यक्ति के लिए यह पुरुषार्थ है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके कर्तव्यों को क्या करता है तो उसके व्यवहारों को क्या करता है, तो आपका पुरुषार्थ नियंत्रित करने का काम करता है। आपको एक मर्यादा देती है। मर्यादा क्या देती है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना है, हमें किस बातों का उल्लंघन करना चाहिए, किस बातों का नहीं करना चाहिए। ये सारे कायदे कानून हमको जो कौन बताता है, हमारा पुरुषार्थ बताता है। तो ये सभी की सभी विशेषता जो रही है, किसकी विशेषता रही है, तो भारतीय समाज की विशेषता रही है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न कहता है ग्रामीण समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है, हमें इसको समझाइए। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रामीण समुदाय जो है यह कृषि पर आधारित व्यक्तियों का एक सरल समुदाय होता है। यहां पर व्यक्ति ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका में क्या करते हैं, कृषि पर आश्रित रहते हैं, है कि नहीं। यह आज से ही नहीं पुरातन समय से देखा जा रहा है। ग्रामीण समुदाय जो होता है यह परस्पर संबंधित तथा असंबंधित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं तो घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से क्या होता है तो अपना संबंध बनाए रखती है एक साथ, चाहे वह संबंधित रूप से हो या फिर असंबंधित रूप से हो। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को हम पहचानते भी हैं, किसी व्यक्ति को ना भी पहचानते, फिर भी हमारा जो है उससे घनिष्ठता होता है, उससे हम घनिष्ठ रूप में संबंध बनाकर रहते हैं। इसके बाद देखिए तो आपके ग्रामीण समुदाय में जो लोग होते हैं, इन ग्रामीण समुदाय के लोग जब कभी भी क्या होता है तो यहाँ पर विकास के कार्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो ये अधिक विस्तृत ग्रामीण समुदाय जो होता है यह काफी विस्तृत होता है और एक बहुत बड़े या फिर कहे तो परस्पर निकट स्थित घरों में कभी नियमित तो कभी अनियमित रूप से देखे जाते हैं। ग्रामीण समुदाय में जब कभी भी घनिष्ठता की बात आती है तो यह कभी नियमितता, कभी कभी ऐसे देखते हो हमारे पड़ोस वाले से भी हमें झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वहां पर हमें नियमितता भी देखने को मिल सकती है, अनियमितता भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके की कंडीशन जहां होती है उसी को ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय जो होता है यह मूलतः अनेक कृषि योग्य खेतों में सामान्य तौर पर खेती करता है। मैदानी भूमि पर आपस में उसे बांट लेता है और आसपास पड़ी बेकार भूमि पर अपने पशुओं का क्या करता है, चारण करता है, जिस पर निकटवर्ती समुदायों की सीमाओं तक वह अपने अधिकारों का क्या कर सकता है, दावा कर सकता है। यहाँ पर आप बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे देखते होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका है, वहां पर जो भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि होता है उस पर क्या करता है लोग तो उपज करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। जो यहाँ पर कुछ ऐसे मैदानी भाग होते हैं जहां पर आप देखते होंगे घर द्वार लोग बनाता है, तो ऐसे भूमियों को लोग क्या करते हैं तो अपने आप में बांट लेते हैं और अपना होने का वो दावा करते हैं। इसके बाद जो है कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि उपजाऊ भी नहीं है, मैदानी भाग भी नहीं है, जहां पर परती एक तरीके से कहे परती क्षेत्र है, तो इन परतियों क्षेत्र में क्या करते हैं वो सभी के सभी तो पशुचारण करते हैं। वहां पर काफी सारे घास वगैरह होती है तो जहां पर लोग पशुचारण किया करते हैं। जो सामुदायिक रूप से होता है वहां पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता है कि चलो इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तो इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं वह ग्रामीण क्षेत्रीय आपका क्षेत्र कहलाता है और इसी को हम लोग ग्रामीण समुदाय के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करते हैं कि समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसको समझाइए। तो देखिए, समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है भाषा, रीति रिवाज और वेशभूषा जो कि काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई भी समुदाय हो तो वहां पर रीति रिवाज जो है, वहां की वेशभूषा
क्या वहां का रहन सहन है, वहां की क्या खान पान है, ये सारी चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी समुदाय में। और प्रत्येक समुदाय का कुछ ना कुछ काम अवश्य होता है। कौन से समुदाय का क्या काम है ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं कुछ, तो उनका क्या कर्तव्य है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका क्या कर्तव्य है, ये सारे के सारे कर्तव्यों का निर्वहन जहां होता है वही तो समुदाय है। और इन सभी को हम लोग उनके कर्तव्यों से भी जानते हैं। जैसे कि अगर कोई सिंधी भाषी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, तो सिंध प्रांत में रहते हैं तो उसे हम लोग सिंधी कहते हैं। पंजाब में रहता है पंजाबी कहते हैं। केरल में रहता है तो उसे मलयाली कहते हैं। जैसे मान लीजिए मिथिला में रहता है तो उसे मैथिल कहते हैं। तो इस तरीके से जो है व्यक्तियों की क्या होती है, पहचान होती है। और यहां पर क्या होता है, तो प्रत्येक समुदाय में व्यक्तियों का कार्य निर्धारित होता है। समुदाय जो होता है एक प्राकृतिक समूह होता है, और इसकी गणना या फिर निर्माण जो है मनुष्य अपनी इच्छा या आवश्यकता के बल पर नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय का जो निर्माण है या अपने इच्छा के मुताबिक कि हम चलो भाई समुदाय का निर्माण कर लेते हैं, या बिल्कुल संभव नहीं है, या हमारी जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके आवश्यकता के अनुसार जो है समुदाय का निर्माण हो, या बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। बल्कि कोई भी व्यक्ति का स्वयं का जन्म किसी स्वाभाविक रूप से निर्मित समुदाय के अंतर्गत आता है। जैसे कोई व्यक्ति आज जन्म लेता है तो उसका किसी न किसी समुदाय में जन्म होगा। जैसे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, तो आपका क्या है, जाति यहां पर बनती है। जाति ईश्वर नहीं बनाता है, जाति पहले से बना हुआ नहीं है, यह हमारे आपके जैसे लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की जन्म होती है या किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति की इच्छा होती है, तो ऐसा नहीं कि उसे आप बदल सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, ना कि समुदाय जो है आपके अकॉर्डिंग चलता है। किसी मानव समूह के विशिष्ट भूभाग में निवास करने वाले जो हैं उसे जो है क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, तो आपका अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी कारणों की क्या भूमिका है। प्रौद्योगिकी, देखिए प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम लोग औद्योगिक क्षेत्र को समझ सकते हैं। देखिए औद्योगिक के विकास से काफी सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। काफी सारे परिवर्तन क्या हुए हैं, जैसे देखिए क्या होता है, तो जैसे पहले अगर मान लीजिए ये चीजें विकसित नहीं थी तो एक छोटा सा कार्य था व्यक्ति जहां पर आश्रित रहता था, कृषि कार्य पर। लेकिन जब इन चीजों का विकास हो गया है तो लोगों का मूवमेंट अब इस तरफ हो गया है। लोग खेती पथारी करना जो है इस पर थोड़ा सा कम समय देने लगे हैं, कम ध्यान देने लगे हैं, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कल कारखानों में जो है लोग काम करने के लिए अब उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चीजों को परिवर्तन करने में काफी भूमिका निभाई है आपका प्रौद्योगिकी, या कहे तो औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिकी के विकास के कारण, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण बात करें तो कोई भी काम होने में पहले अगर 1 घंटा लगता था तो आज हम लोग जो है इसके कारण क्या कर पाते हैं, तो इसके कारण उसे जल्दी पूरा कर पाते हैं। यह सब किसका देन है, यह सब सामाजिक परिवर्तन है, और यह प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो पाया है। तो उम्मीद करता हूं आप प्रौद्योगिकी के कारण जो है समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, इन सभी चीजों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी इसके और भी कई सारे कारण हैं। रोजगार के नए नए अवसर खुले हैं, श्रम में गतिशीलता आई है, ये सभी के सभी जो है किसके कारण, प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो सका है। तो जब भी आपसे प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक परिवर्तन के बारे में पूछा जाए तो आप बड़ी आराम से लिख सकते हो कि औद्योगिकी से पूर्व ग्रामीण समुदाय के लोगों को अपने पुराने रीति रिवाजों से चिपके होने के कारण क्या होता था, तो वहां पर जो है चीजें बहुत शिथिल गति से होती थी, चीजें जो है काफी ज्यादा नहीं हो पाता था, उनका विकास जो है काफी हद तक संभव नहीं हो पाता था। लेकिन औद्योगिकी के प्रारंभ होने से जो है उनका दृष्टिकोण जो है काफी स्तर तक बदल गया है। अब पहले कृषि की आजीविका को लोग माना करता था, काफी महत्वपूर्ण साधन मानते थे कि कृषि ही हमारे जीवन का एक आधार है। लेकिन जैसे औद्योगिकी का विकास हुआ, समाज में रोजगार के नए नए अवसर खुल गए, लोग जो है यातायात के साधन में विकास हो गया, जिसके कारण काम भी, कुछ भी जो भी काम होता है वो काफी गति से होता है, उसमें भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। वास्तव में कहा जाए तो समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि अब क्या है, तो औद्योगिकी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं। हर एक क्षेत्रों में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि चीजें अब पहले से काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुकी है। और भारतीय समाज में पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग अब जो है इसमें बटे हुए लोग दिखते हैं। पहले जब कृषि पर ही आधारित था सब चीज, तो सभी मानते थे कि चलो भाई सब सेम है, सब क्या है, सेम है, यहां पर किसी में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज जो व्यक्ति जितना काम करता है उतना उसके पास संपत्तियां हैं, वह उतने पूंजीपति वर्ग में जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिसके पास अभी भी साधन की कमी है
व्यक्ति जो है काम विशेष कम करता है तो उसे मध्यम वर्ग के रूप में जानते हैं। उसके अतिरिक्त भी और भी व्यक्ति जो निम्न वर्गीय हैं, यानी कि जिसे और भी कुछ साधन की कमी देखने को मिलती है, विशेष साधन की कमी देखने को मिलती है, जिसके पास उतनी ज्यादा आय नहीं है, उतने ज्यादा रोजगार नहीं प्राप्त है, तो वैसे व्यक्ति जो खास तौर पर प्रयास नहीं करते हैं। अगर प्रयास करेंगे तो हर व्यक्ति के लिए जो है आज यहां पर सब कुछ विद्यमान है। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जब प्राप्ति नहीं होगी किसी चीज की, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगा, और जब उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बनेगी तो वो निम्न वर्गीय व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और यह सब किसका देन है? तो औद्योगिकीकरण का देन है, आपके प्रौद्योगिकी का देन है। आगे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की क्या भूमिका रही है। देखिए, जनसंचार की बात करें तो आज हम लोग, जब जनसंचार विकसित नहीं था हमारे समाज के अंदर, तो हमें किसी भी चीजों की जानकारी उचित समय पर नहीं हो पाता था। जैसे आज कोई घटना मान लीजिए यहां से काफी कोसों दूर किसी दूसरे देश में घटती है, फिर भी हम लोग अपने टेलीविजन के माध्यम से, हम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हम लोग उसे क्या कर पाते हैं, तो एट टाइम देख पाते हैं। मीडिया लाइव के माध्यम से अनेकों तरीके से जो है हम लोग इस चीजों को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहां पर से पढ़ा रहा हूं, जो कि मैं आपसे काफी दूर हूं, आप फिर भी इसे पढ़ पा रहे हैं, तो यह किसके कारण हो पाया है? यह जनसंचार के कारण हो पाया, टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है। क्योंकि जब तक ये विकसित नहीं होता तो मैं घर बैठकर आपको जो है आपके घरों तक अपनी आवाजों को नहीं पहुंचा पाता, अपनी शिक्षाओं को नहीं पहुंचा पाता। यह सब किसका देन है? तो यह सब आपके जनसंचार का देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। और समाज में इससे भी काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं। इससे क्या हुआ है, तो पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, इंटरनेट, यातायात के साधन, यह सभी के सभी परिवर्तनशील हुए हैं और मानव समाज में जो है यह काफी रूप से जो है बदलाव लाया है। जनसंचार के कारण शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप भी बदला है, व्यापार करने का स्वरूप भी। पहले लोग किसी चीजों को अगर खरीदना होता था तो दुकान में जाते थे। आज देखते हो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं, ऐसे ऐसे आपके सामने ऐप अवेलेबल हैं, जहां से आप क्या करते हैं, तो घर बैठे उसे ऑनलाइन करते हैं और वो चीजें आपके घर पर आ जाती है। यातायात, जैसे मान लीजिए हमें घंटों घंटों भर क्या करना पड़ता था, बसों का इंतजार करना पड़ता था, ठीक है, टैक्सियों का इंतजार करना पड़ता था। आज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो अपने फोन से अपना जो है यातायात के लिए कुछ भी बुक कर सकते हैं। वह एट टाइम आपके पास आएगा और आपको जो है निर्धारित स्थानों पर छोड़ जाता है। मनोरंजन के भी कई सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं, है कि नहीं, जो कि पहले बहुत कम था। तो यह सब किसका देन है? तो यह सब संचार का देन है और यह समाज में काफी हद तक जो है परिवर्तन लाया है। आगे बात करते हैं संस्था की। तो संस्था क्या होता है? संस्था जो कि एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देखो, व्यक्तियों का ऐसा मानना होता है कि संस्था, और अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था समिति, यह दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्था अलग चीजें होता है, समिति अलग चीजें होता है। कहोगे सर कैसे? तो समिति के बारे में तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन संस्था के बारे में बात करते हैं। तो संस्था जो है यह क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कार्य करने के सुनिश्चित ढंग, ठीक है। जो कुछ भी कार्य, जैसे किसी कार्यों के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो समिति का निर्माण करते हैं। लेकिन यह समिति जिस आधार पर कार्य करती है उसी को संस्था कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप संस्था और समिति के बारे में समझ गए होंगे। मनुष्य अपने हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां गठित करता है। जो भी उसका उद्देश्य है, जो भी उसका जो कार्य है, उन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए क्या करता है, तो वो समिति का गठन करता है। और इस प्रकार की जो समिति है, इन समितियों के कार्य करने का अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है, अपना अपना एक ढंग होता है। और प्रत्येक समिति या संघ जो होता है, यह मनुष्य के निर्धारित कार्य को संपन्न कर पाता है। ऐसे निर्धारित सामान्य कार्य प्रणाली जो है, इस कार्य प्रणाली को ही हम लोग संस्था के नाम से जानते हैं। किस तरीके से कोई संस्था जो है कार्य करती है या किस पर डिपेंड करता है, तो यह आपके संस्था पर डिपेंड करता है। कोई भी समिति जहां जिस तरीके से कार्य करती है, यह संस्था पर आधारित होता है। बात करें समिति और संस्था, तो एक दूसरे से संबंधित है। समिति मनुष्य के द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संगठित किया जाता है, लेकिन संस्था जो है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। समिति में लोग अपना उद्देश्य बनाता है और संस्था के जरिए इसे क्या करता है, तो संस्था के जरिए इसे पूरा करता है। तो उम्मीद करता हूं आप संस्था और समिति में अंतर समझ गए होंगे। अगर आपसे यहां पर प्रश्न संस्था क्या है ये ना पूछ करके पूछा जाए कि संस्था और समिति में क्या अंतर है, आप ये भी समझा सकते हो कि संस्था क्या होता है और समिति क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये 10 प्रश्न जो मैंने आज के क्लास में आपको कराए हैं, ये 10 के 10 प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सोशियोलॉजी पेपर के लिए, जो कि आपको माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर तीनों में हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की जो क्लास है
ये काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, बस छोटा सा काम करना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लास है आपको समय से मिल सके। आपको ऑब्जेक्टिव की भी क्लास मैं जरूर प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। आपसे जो पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एक भी प्रश्न ना छूटने पाए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।